बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें मैथमेटिक्स का क्या सब्जेक्ट आना है, क्या सिलेबस आना है, उसकी चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये संख्या पद्धति क्या होती है, क्या नेचुरल नंबर होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी भी होंगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। क्या आप सबको पता है परम मित्र क्या होते हैं? आज हम उनकी चर्चा करेंगे। उप आधार संख्याएं क्या होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हम कैसे 7 की, 13 की, 17 की, 19 की विभाजन को बिना भाग करे बता सकते हैं कि ये संख्या इन पे भाग होंगी या नहीं होंगी, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आपने अंत तक बने रहना है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या दी हुई है, इनमें से पूछा है निम्न में से किससे भाग हो सकती है। तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अंत में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे ये संख्या ए से भी भाग हो जाएगी क्योंकि 5 इसमें है, बी से भी 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों से हो जाए। परंतु इसमें 5 नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने इसको छोड़ देना, ये हमारे पास नहीं आएगा आंसर में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इकाई के अंक में 5 है, ये विषम है। विषम होने के कारण ना तो ये इस 2 से यहाँ भाग होएगी ना 2 से, क्योंकि दोनों यहाँ पे है। इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, और हमारा सही आंसर क्या हो गया, आंसर ए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें बच्चों पेपर में करने को मिलेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर बोला है इन्होंने 166 की पावर 1753 में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ भी नहीं सोचना आपने, जिसके इकाई के अंक में 6 है उसकी जितनी मर्जी पावर कर लो, उसके इकाई के अंक में 6 ही आएगा। आप जैसे मर्जी करके देख लो, जैसे 6 की पावर 2 36 होता है, और 6 की पावर 3 216 होगा, ठीक है। और 216 में भी इकाई का अंक जो है वो 6 होगा। यानी कि हमने आपको वहाँ शुरू में बताया था कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 1, 5 या 6 होगा, उनके कितना भी कर लो गुना, उनको कितना भी उनकी पावर लगा लो, उनके इकाई के अंक वही के वही रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आपने बच्चों ध्यान करना। हम आज के इस लेक्चर में इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपने अंत तक संख्या पद्धति क्या होती है, यहाँ पर क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के लिए स्थित नियमों को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में हम क्या ध्यान करेंगे बच्चों, सबसे पहले आते हैं अंक। अंक क्या होते हैं, संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या हैं, अंक हैं। अब अंकों के बाद हम क्या ध्यान करेंगे कि संख्या क्या होती है। जो एक या एक से अधिक अंकों के समूह होते हैं उन्हें संख्या बोलते हैं। जैसे 25 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, 28 हो गया, 99 हो गए, सब क्या हैं, संख्याएं हैं, ठीक है। अब इन पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे साफ साफ लिया है, संख्या, जैसे यहाँ संख्या पे क्या है लिखा है इन्होंने, एक संख्या दी है, उसमें बोला है कि 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। अब यहाँ 8 देखिए, 8 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे आपने ये छोटी कक्षाओं में भी सीखा होगा। 8 का स्थानीय मान 8, 8 के पीछे जितने अक्षर होते हैं उतनी जीरोएं लगा देते हैं, 80 हो गया। और 8 का जातीय मान क्या है, वो 8 ही होता है। 80 में से 8 गए, वो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ये 72 होता है। और ऑप्शन में बाई चांस यहाँ पे 72 नहीं दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे 72 इसका आंसर आ जाएगा। आपने इन सब क्वेश्चनों को इसी प्रकार देखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 8 का स्थानीय मान, यहाँ पे फिर 8 का स्थान मान हमारे पास 80 है, और 8 का जातीय मान 8, दोनों घटाया 72। इन्होंने कहा था 8 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न, संख्या 1 से 100 तक के बीच में 5 कितनी बार आता है बच्चों। यहाँ 5 पे आपने क्या ध्यान करना है, जैसे आप ध्यान करेंगे 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। बच्चों यहाँ पे ध्यान करना, ये हमें 2 बार मानना पड़ेगा। अब यहाँ 50 की लाइन भी लेंगे हम, 51, 52, 53, 54, 55 यहाँ ले लिया था हमने, ठीक है। ये 56,
57, 58, 59। अब देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक छुड़ा कोई हमसे छूट गया यहाँ पे, 51 52, ये 50 यहाँ पे हमारे से छूट गया। ठीक है, टोटल कितनी बार हो गया ये, 20 बार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20। क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे, 20। बच्चों अब हम यहाँ चर्चा करते हैं, एक बार जो रोमन संख्याएं होती हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब रोमन संख्याओं में क्या ध्यान करना है कि हम एक कैसे लिखते हैं, आपको सबको आता होगा। ये रोमन संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह के प्रश्न भी आते हैं पेपर में, 9 10। देखो 10 के बाद 20, अब जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी हमारे पास। ये 30, अब 40 जो है वो क्या होता है, 40 होता है L 50 होता है ना, तो 50 से पहले 10 को घटाते हैं और ये हो गया 50। फिर उसी तरह हम 60, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना, 3 एक्स से ज़्यादा कभी भी इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, और हमारे पास 100 बोलते हैं C को। ठीक है, और C के आगे हम 10 लगा देंगे, हो गया 90 और ये हो गया 100। ठीक है, उसी तरह 500 को हम यहाँ पर D बोलते हैं और 1000 को हम यहाँ M बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको कोई संख्या दे के उनमें आपको रोमन संख्या में लिखने के लिए पूछा जा सकता है, इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारे पास। इन्होंने पूछा है, बताया है कि सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से भाग नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। यहाँ के ये कह सकते हैं हम, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और जिनके इकाई के अंक में 1 3 5 7 9 हो, ये सब जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। इन पर आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखिए, निम्न में से एक विषम भाज्य संख्या, विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे ये विषम तो है परंतु ये अभाज्य है, और ये विषम है ही नहीं, ये सम है, और ये विषम है परंतु अभाज्य नहीं है। तो हमारे पास 15 क्या हो गया, यहाँ पे विषम अभाज्य संख्या हो गया, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किसी विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। अब आपने क्या ध्यान करना बच्चों, विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है। अब आप कोई विषम संख्या ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई विषम संख्या ले ली, 3 ले लेते हैं हम, तो 3 का वर्ग हम क्या करेंगे, 9 आ जाएगा। कोई और विषम संख्या ले लो, 7 ले लो, 7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो आपने क्या ध्यान करना, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया है प्राकृतिक संख्याएं। देखो, प्राकृतिक धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं इनको, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि जो गणना करने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इनको हम n के द्वारा प्रदर्शित इनको हम करते हैं। और इनमें 0, ऋणात्मक और भिन्न वाली संख्याएं शामिल नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और उसके बाद शून्य को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं मानते, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि शून्य से कोई भी संख्या शुरू नहीं होती, इसलिए हम शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं मानते। अब यहाँ एक एक प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि शून्य तो हमें बताया नहीं है, तो 1 जो है हमारा आंसर होगा। 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न हमें आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से प्राकृतिक संख्या है, 0 तो नहीं है, माइनस वाली हमने मना की है, दशमलव वाली हमने मना की है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 जो है वो प्राकृतिक संख्या है। बाकी सब प्राकृतिक संख्याएं जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उनमें नहीं होगी। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, बताइए गलत स्टेटमेंट कौन सी है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, अभी हमने बताया था, ये ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अब ये प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। कि 0 पूर्ण संख्या है परंतु ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण, ये बिल्कुल ठीक है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही
भाज्य। तो हमारा गलत आंसर कौन सा है? ये गलत कथन है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला देखो क्या पूछता है वो, 10 और 11 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? बच्चों 10 और 11 के बीच में तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर यहाँ प्राकृतिक की जगह परिमेय पूछ ले तो 10 और 11 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृतिक अन्य परिमेय संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक शून्य होती हैं। अब देखो प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती, एक तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसका पूर्ववर्ती तो कोई भी नहीं होगा, इसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका बच्चों? कोई नहीं। अगला देखेंगे, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। अब ये ध्यान रखना, एक का पूर्ववर्ती, एक में से एक घटाया 0। अब 0 तो पूर्ण संख्या है ना, इन्होंने 0 पूछा है कि पूर्ण संख्या बतानी है हमने, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें पेपर में आएंगे बच्चों। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है इन्होंने, कि जो संख्याएं यदि पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। और काहे से डिनोट करते हैं हम इनको? W से। काहे से डिनोट करते हैं? W से। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनमें ऋणात्मक व भिन्न संख्याएं शामिल नहीं होती, यानी कि तो माइनस वाली नहीं आएंगी, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, और भिन्न वाली यानी कि 4/5, 6/5 ये संख्याएं इसके अंदर शामिल नहीं होती, इन्हें पूर्ण संख्या नहीं हम कहते। प्रश्न देखो किस प्रकार के होंगे यहाँ पे भी। फिर आपको कोई संख्या दे दे, जैसे पूर्ण संख्या है, अब इनमें से पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी हमने क्या बताया, माइनस वाली नहीं होगी, दशमलव वाली भी नहीं होगी, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 0। 0 जो है पूर्ण संख्या है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखिए, शून्य। शून्य क्या है? शून्य प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, धन पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है। तो शून्य क्या है हमारी? पूर्ण संख्या। क्या है शून्य? पूर्ण संख्या। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे बच्चों। इसमें देखिए इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है। देखो ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, ये प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, परंतु ये प्राकृतिक नहीं है और पूर्ण संख्या है। इस तरह थोड़ा सा उलझा के प्रश्न आपको एग्जामिनर देंगे, आपने इनको ध्यान रखना है। अगला देखिए व्युत्क्रम। अब 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, यानी कि मान लो हम 5 का व्युत्क्रम पूछें तो 1/5, 6 का व्युत्क्रम पूछें तो 1/6, अगर 0 का व्युत्क्रम पूछा तो 1/0। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये क्या होता है? ये अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? जो यहाँ पे बच्चों पूर्णांक दिए हुए हैं, पूर्णांक क्या हैं इनको देखेंगे। पूर्णांक होते हैं सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, इन्हें हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इनमें अंडर रूट वाली संख्या नहीं आती, दशमलव वाली नहीं आती, माइनस वाली नहीं आती, बटे वाली नहीं आती। ठीक है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन्हें हम पूर्णांक क्या होते हैं, इनको जेड द्वारा इंटीजर जिनको हम बोलते हैं। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं? देखिए आपको लिखा है इनको अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे क्रम कौन कौन से होते हैं? एक अवरोही और एक आरोही, एक अवरोही और दूसरा आरोही। अब अवरोही क्रम क्या होते हैं? घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, और ये क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जानने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है बच्चों, नंबर लाइन हम ध्यान करते हैं। यहाँ पे माइनस वाली संख्याएं आएंगी, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ये माइनस वाली संख्याएं बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4, यहाँ प्लस वाली संख्याएं बढ़ती जाएंगी। हमारे पास प्लस में 7 है तो वो यहाँ पे आएगा प्लस में 7, ठीक है, और माइनस का 5 है वो यहाँ पे कहीं आएगा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे बड़ी में हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 4, उसके बाद 0, उसके बाद -4, उसके बाद -5। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आपने इस तरह इन प्रश्न को करना है। उसके बाद देखिए हम आपको यहाँ रैशनल नंबर्स उनसे संबंधित प्रश्न बताते हैं। उससे पहले देखते हैं रैशनल नंबर कहते किसे हैं। अब यहाँ परिमेय संख्याएं होगी बच्चों। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए परिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों, क्यू का एक परिमेय संख्या है, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसी को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि अगर p बटा क्यू में हमने लिखा तो क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 26 परिमेय है, माइनस वाली प्लस वाली सब संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी बच्चों? सब संख्याएं आ जाएंगी। हम आपको कुछ संख्याएं ऐसी बताएंगे जो परिमेय नहीं होंगी। अब जो परिमेय नहीं होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। पहले हम इनके बारे में, इनके गुणधर्मों के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है इनका गुणनफल? हमेशा परिमेय संख्या होता है, इसको आपने भूलना नहीं है। हम इनके ऊपर आपको कुछ एक जो टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। इनको हमने पिछली कक्षा जो 8वीं की कक्षा है उसमें भी आपको बताया था, और यहाँ पे एक बार फिर हम उनको ध्यान कर रहे हैं, देखेंगे। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक बार पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं। बच्चों, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनका, ये संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत हैं। यानी कि अगर हम कुछ पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें तो वो पूर्ण संख्या ही रहेंगी, परंतु अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को घटाएं तो वो पूर्ण संख्या नहीं रहेंगी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी कि घटा के अंतर्गत समवृत नहीं है। ये याद रखना है आपने। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको उलझाने के लिए पूछे जाते हैं। और बच्चों, यहाँ गुणनफल के प्रति भी, जैसे हमने यहाँ 5 को 7 से गुणा किया है, और अगर हम क्या ध्यान करेंगे, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इन पूर्ण संख्याओं में बच्चों जो गुणा हैगी, गुणा करने पर पूर्ण संख्या हमेशा पूर्ण ही रहती है। दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो पूर्ण रहेगी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि योग तो ऊपर आ गया, पूर्ण संख्याएं, ये स्टेटमेंट्स आपको ऐसे याद रखनी है बच्चों। जो पूर्ण संख्याएं गुणन या गुणा के अंतर्गत समवृत हैं, क्या पढ़ेंगे इसको हम? गुणा के प्रति समवृत हैं। और अगर भाग में किया जाए तो बच्चों भाग में यहाँ पे हम क्या ध्यान करेंगे? मान लो 5 को हमने 7 से भाग किया है तो ये क्या आएगा हमारे पास? 5/7 होती है, और 5/7 क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या ध्यान करेंगे? जो पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों वो योग में और गुणन में समवृत होती हैं, और घटा में और गुणा में, भाग में ये समवृत नहीं होती। इस प्रकार के भी आपको प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनको भी आपने ध्यान करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने में कुछ अटपटा लग रहा होगा ये, परंतु ये प्रश्न पेपर में इसी प्रकार आते हैं। अब जैसे पूर्णांकों के प्रति आपसे पूछा जाए, पूर्णांक अभी हमने आपको बताए थे इंटीजर्स होते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या ध्यान करना होता है कि अगर हम दो पूर्णांकों को प्लस करें, तो ये हमेशा पूर्णांक रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समवृत हैं, योग के अंतर्गत समवृत हैं, ठीक है। परंतु अब यहाँ पे व्यवकलन में क्या होता है, घटाने में क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या ध्यान करना कि अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाओगे, दो पूर्णांकों को किन्हीं को भी घटाओगे, वो हमेशा पूर्णांक ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान करेंगे? पूर्णांक जो है घटा या व्यवकलन के अंतर्गत भी समवृत होते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने ध्यान रखना है ये। और इसमें इसी तरह हम गुणा की बात कर लेते हैं। अगर हम मान लो दो संख्याओं को, किन्हीं पूर्णांकों को दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे भी वो पूर्णांक रहते हैं। तो यानी कि जो पूर्णांक हैं वो गुणन के अंतर्गत भी समवृत होते हैं। परंतु यहाँ पे अगर भाग की बात कर ली जाए तो ये भाग में ये हमारी जो संकल्पना है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि 5/7 5/7 हो गए। 5/7 पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक जो है वो यहाँ क्या लिखेंगे? भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। तो पूर्णांक क्या बताया हमने? भाग के अंतर्गत समवृत नहीं है। इसको आपने भूलना नहीं। कोई सी भी दो परिमेय संख्याएं वो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो परिमेय संख्या ही रहती हैं, प्लस करने पर भी, माइनस करने पर भी और गुणा करने पर भी। तो इनको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं
भाग के प्रति, जमा के प्रति, गुणा के प्रति और घटा के प्रति जो है अंतर्गत जो है वो संवृत होती हैं, परंतु परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती, भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती। ये आपने इसी प्रकार इन प्रश्नों को याद रखना है। विनिमयता का नियम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रम विनिमयता का नियम। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम पूर्ण संख्याओं को आगे पीछे करके जोड़ लें वो हमेशा आंसर सेम आएगा, इनका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम क्या बोलते हैं, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं इनको। तो जो होल नंबर होते हैं वो कम्यूनिटेटिव होते हैं, यानी कि योग जो है क्रम विनिमय होते हैं, परंतु ये घटा में संभव नहीं है। जैसे मान लो 7 - 5 किया जाए और 5 - 7 किया जाए, दोनों का आंसर सेम नहीं है। तो आपने क्या ध्यान करना कि जो घटा है वो, ये इसको व्यवकलन भी बोलते हैं हिंदी में, व्यवकलन जो है वो क्रम विनिमय नहीं होता। इसी तरह गुणन जो है, आप गुणन में ध्यान कर रखेंगे, मान लो हमने 7 को 5 से गुना किया या 5 को 7 से गुना किया, दोनों स्थितियों में आंसर 35 आएगा। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे, गुणा जो है वो क्रम विनिमय होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम भाग की बात करें और भाग में हम क्या करें, 7/5 या 5/7, क्या ये आंसर दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो इसलिए हम यहाँ क्या बताएंगे कि भाग जो है क्रम विनिमय नहीं है, भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो इस प्रकार के जो नियम हैं ये छोटी कक्षाओं में भी आते हैं। हमने अपनी पिछली जो वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर भी है, ये 8th क्लास के क्वेश्चन में डाला था हमने, वहाँ पे सिलेबस में हमें सारा देखने को मिल सकता है अगर हम वहाँ देखना चाहें। तो इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, उसमें हमारे पास दूसरा नियम आता है पूर्णांकों के लिए। अब यहाँ पे हम पूर्णांकों के लिए अगर बात करें तो पूर्णांकों में क्रम विनिमयता का क्या नियम होता है, क्रम विनिमयता का नियम क्या है। आप क्या ध्यान करेंगे बच्चों कि जो पूर्णांक होते हैं वो योग के प्रति क्रम विनिमय होते हैं, यानी कि इनको हम पूर्णांकों को किसी भी उसमें जोड़ें तो हमारे पास ये एक ही आंसर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे पूर्णांक जो है योग में क्रम विनिमय होते हैं। परंतु यहाँ फिर वही ध्यान आएगा कि पूर्णांक जो हैं वो घटा में, अब यहाँ पे अगर हम इसको आंसर निकालना चाहें तो ये आंसर होगा इसका, ये बराबर नहीं होता 8 और -8, तो इसलिए व्यवकलन में क्रम विनिमय ये नहीं होता। अब यहाँ ध्यान रखना पूर्णांक जो हैं वो जमा में, गुणा में तो क्रम विनिमय होते हैं, माइनस में और भाग में क्रम विनिमय ये नहीं होते। किनकी बात करी हमने यहाँ पे, पूर्णांक। परिमेय संख्याओं में हम क्या ध्यान करेंगे बच्चों, अगर हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती, विनिमय होती हैं या नहीं होती। अगर हम परिमेय संख्याओं को, किन्हीं भी परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। तो ये जमा के प्रति, योग के प्रति क्रम विनिमय होती हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे आपने क्या ध्यान करना है कि परिमेय संख्याएं जो हैं जो भाग के प्रति जो है वो क्रम विनिमय नहीं होती। क्या ध्यान करें यहाँ पे, भाग के प्रति क्रम विनिमय नहीं होती। ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। भाग में और घटा में, यानी कि जमा में और गुणा में ये क्रम विनिमय होती हैं, भाग में और माइनस में ये क्रम विनिमय नहीं होती। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्रम विनिमयता का नियम हमने आपको यहाँ बताया था। उसके बाद इसी के में आता है सहर्चिता का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ ये होता है सहर्चिता का नियम, सहचारिता का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम किन्हीं पूर्णांकों को, हम यहाँ पूर्णांकों की बात कर, पूर्ण संख्या की बात करते हैं, वैसे पहले अगर हम 3 संख्याएं लें और इन 3 संख्याओं में
2 को अलग ग्रुप में गुणा करें और 1 को अलग ग्रुप में गुणा करें तो हमारा आंसर सेम आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। तो अगर यहाँ पे हम योग की बात करें, योग में भी सेम आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 + 5 पहले जोड़ दें और 7 + 2 + 5 बाद में जोड़ें तब भी वो सेम आएगा। तो इस प्रकार हम क्या ध्यान करेंगे कि योग की और गुणा में, जो योग है और गुणा है उसमें जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सहचार्य होती हैं। वो क्या होती हैं? सहचार्य होती हैं। और माइनस और भाग सहचार्य नहीं होती। ठीक है, नहीं है। समझ में आ गया? आपको बताया हमने पूर्ण संख्याएं गुणा और जमा में सहचार्य होती हैं और पूर्ण संख्याएं माइनस और भाग में सहचार्य नहीं होती। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। अब धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि पॉजिटिव परिमेय संख्याएं हमने अभी बताई थी, रैशनल नंबर्स कोई सी भी हो। अब मान लो यहाँ पे हम ले लेंगे, मान लो 5/7 लेते हैं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7/5। तो क्या होता है, हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा। आया था परिमेय संख्याएं किस संख्या के अंतर्गत नहीं हैं, इस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं जो अभी हमने आपको बेसिक चीज़ बताई थी। अब देखो हमने क्या बताया था, 2 परिमेय संख्याओं को योग करेंगे परिमेय रहेंगी, 2 गुणन को परिमेय संख्याओं गुणा करेंगे वो परिमेय ही रहती। परंतु हमने ये कहा था कि विभाजन में जो परिमेय संख्याएं होती हैं अंतर्गत परिमेय संख्याएं परिमेय नहीं रहती। ये जरूरी नहीं है कि वो परिमेय रहेंगी, उसके अंतर्गत ये नहीं आती। तो हमारा आंसर ये विभाजन वाला सही हो जाएगा। अगले में देखेंगे, उन्होंने पूछा संख्या रेखा माइनस पर -6 और -1 के बीच सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या का क्या ध्यान करना आपने, अगर हम यहाँ संख्या रेखाएं बनाएं, ये -6 है और ये -1 है। अब यहाँ से ध्यान करना बच्चों, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे ये संख्या रेखाएं घट रही हैं। तो यहाँ सबसे छोटी कौन सी मानी जाएगी? -5। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है? -5, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, सॉरी 0 यहाँ यहीं तक आएंगी हमारी ये। और इनमें हमारी सबसे छोटी कौन सी है? -5 हमारा आंसर होगा। इसको आपने भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखें, 7 और 9 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? प्राकृतिक पूछी हैं। 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8। ठीक है, अब कई बार क्या करता है वो 8 ही लिख देगा यहाँ पे ऑप्शन में, परंतु क्या लिखना है आपने आंसर? 1। कितनी संख्याएं होती हैं ये? 1। आपने इसको भूलना नहीं है बच्चों। अगला देखेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न वही उन्होंने रिपीट करा, कितनी परिमेय संख्याएं हैं? प्राकृतिक 1 है और परिमेय अपरिभाषित। बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं 7 और 9 के बीच में, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में। अगला देखें, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम है। गुणात्मक तत्सम किसे बोलते हैं बच्चों? गुणात्मक तत्सम मैंने होता है ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर कोई भी फर्क ना पड़े, यानी कि 1 क्या है? गुणात्मक तत्सम। परिमेय संख्याओं के लिए 1 जो है वो गुणात्मक तत्सम है। 1 ऐसी संख्या है किसी भी परिमेय संख्याओं को उससे गुणा करेंगे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखेंगे, उन्होंने कहा है पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या में उसको जोड़ दें तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो 5 में 1 जोड़ दो तो वैल्यू चेंज होगी, तो 6 बन गया। अगर घटाएंगे -1 करेंगे तब भी चेंज हो जाएगी। तो 0 ऐसी संख्या है जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 0 जो है वो पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। हमने आपको योज्य जो गुणात्मक तत्समक और योज्य तत्समक दोनों बताए हैं, उन पर आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार के पेपर में प्रश्न आएंगे। अगला यहाँ पे क्या पूछता है कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ये परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं, अब किसी परिमेय संख्याओं का कोई व्युत्क्रम नहीं है होता। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता? अब ये ध्यान रखना, वो 0 होती है, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम अभी बता के हटा था, ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, और अपरिभाषित होने के कारण इस 0 का कोई भी व्युत्क्रम हम नहीं मानते। 0 का कोई भी व्युत्क्रम बच्चों हम यहाँ पे नहीं मानते। अब यह आता है योज्य प्रतिलोम।
ठीक है। योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं, जैसे -16 है, -16 में कुछ भी संख्या जोड़ी जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो यानी कि हम क्या ध्यान रखते हैं, सीधा योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल देते हैं। तो -16 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, 16। कितना होगा इसका, 16। कोई भी संख्या पूछी जाए आपको तो उसका आपने चिन्ह चेंज कर देना, वो योज्य प्रतिलोम होते हैं। इनको भी आपने प्रश्न को ध्यान रखना है। अगला देखो, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होते हैं, इनका पहले इसको हल कर लेते हैं। इसका हमारे पास 16 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने 16 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/16। इसमें हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं इसको, उल्टा। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं हम यहाँ पे। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम व्युत्क्रम। ठीक है। अगले में देखेंगे, अब इन्होंने बोला है यहाँ पे 0.375, इसको P/Q के रूप में लिखो। तो मैं आपको डेसिमल हटाना सिखाते हैं। देखो 0.375, इसके में डेसिमल के नीचे 1 लगा के उसके पीछे जितनी जीरो है उसको लगा देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 375/10⁻³ आपको ऐसे आंसर भी दे सकता है, आपको इसको ऐसे भी दे सकता है वो ऑप्शन में। ठीक है। कई बार क्या करेगा, इसको जो है काट के छोटा करके दे सकता है। तो आपको ये P/Q के रूप में लिखने को भी इस प्रकार प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो शांत या अशांत क्या होते हैं। जो भिन्न होते हैं बच्चों, आपने यहाँ क्या ध्यान करना, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शांत होते हैं और एक अशांत होते हैं। ठीक है। इनको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें देखने से कैसे पता लगेगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपने क्या ध्यान करना है, जिन संख्याओं के बटे में 2 या 5 के फैक्टर हों सारे, वहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, वो शांत होती हैं। और जिनके फैक्टर में 3 या 7 हों वो अशांत होती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 2/15 हैं, 2/15 के फैक्टर अगर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, 3 और 5। अब यहाँ 3 है तो ये शांत नहीं है। ठीक है। इसके फैक्टर बनाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। इसके जो फैक्टर हैं इनके गुणनखंडों में सभी जो है वो 2 या 5 के गुणज हैं। तो ये संख्या शांत भिन्न है। अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 3/2 × 7, या 2 7 आएगा तो ये अशांत है। इसके फैक्टर में क्या आएगा, 8/3 × 7, ये भी अशांत हो गया। आपने ध्यान करना है, ऐसे सभी जिनके बटे में 3 या 7 के फैक्टर हों वो अशांत होते हैं, और जिनके बटे में 2 या 5 के फैक्टर हों वो सभी शांत होते हैं। इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याओं में हम चर्चा कर सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पे हम एक छोटी सी और चर्चा कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स किन्हें बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में आप ध्यान करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन के पहले वो देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं, जैसे अंडर रूट वाली। आप सिंपल ध्यान रखना है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। क्या बताया हमने आपको, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। आपको एक प्रश्न पूछते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं में, ठीक है, √1 से √100 तक की संख्याओं में, यानी √2 √3 कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना बच्चों, 1 √√4 √9 √16 √25 √36 √49 √64 √81 और √100 कितनी होगी। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी 90 जो संख्याएं हैं इसमें वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये 10 संख्याएं जो हैं वो परिमेय हैं। एक बात तो ये ध्यान करेंगे। दूसरा हम यहाँ क्या ध्यान करते हैं बच्चों कि अपरिमेय संख्याएं और कौन सी हो सकती है। मान लो आपको यहाँ डेसिमल देता है 1.2 1.23 डैश 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 1.23 234 235 डैश डैश डैश। अब ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय। ये क्यों है ऐसा, इसके बारे में एक बार हम बताते हैं, आप उसका ध्यान करेंगे। देखिए जो संख्याएं हमने आपको बताया था अभी यहाँ पे भिन्न जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या बताया था हमने, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, यानी हम शांत बोलते हैं, और एक अशांत।
जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न बोलते हैं। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न होते हैं बच्चों, उन पे हम क्या ध्यान करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न जो हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आवर्ती और एक अनावर्ती, यानी कि रिपीटेड और एक नॉन रिपीटेड, अनावर्ती। ठीक है, जो अशांत भिन्न अनावर्ती होते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं। अब क्या ध्यान करना, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको आपने भूलना नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा सकते हैं, ये 10th के सिलेबस में भी आते हैं ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है। अब ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1.2 डैश 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 1.2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 डैश 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 और उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आप क्या ध्यान कर रहे? ये तो शांत हो गया, ये तो वैसे ही परिमेय है। ये अशांत तो है परंतु रिपीटिंग है, अशांत है परंतु रिपीटिंग है, ये भी परिमेय हो गया। ये अशांत भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। कौन सी होगी? ये अपरिमेय संख्या। आपने इस प्रकार के प्रश्नों का भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी जो संख्याएं हैं जो परिमेय हो या अपरिमेय हो, सब संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सबको क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्याएं। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सभी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें प्रश्न किस प्रकार का आएगा, एक बार उसको भी देखते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण, सॉरी यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं। तो ऑप्शन तीनों सही हैं इसके, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी। अगला देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इनके भाज्य संख्याएं वे सभी पूर्ण संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं बच्चों, विषम भी हो सकती हैं। वे पूर्ण संख्याएं जो एक और अपने से अतिरिक्त किसी अन्य से पूरी विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल दो एक सम अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 0 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपने याद रखना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको कि 0 और 25 और तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अब यहाँ दूसरा प्रश्न आता है, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका महत्व 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कह देते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 2 3 3 4 5 9, ये सब सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? ये सह अभाज्य संख्याएं। अगला देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि 1 ना तो भाज्य गिनते हैं ना अभाज्य। 0 जो है उसको हम ना भाज्य ना अभाज्य, तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से अभाज्य कौन सी अभाज्य संख्या है? अब आपने देखना अभाज्य कौन कौन सी हैं। अब 29 किस पे भाग होती है? नहीं होती। 221, 373, 437। अब यहाँ पे हमने क्या ध्यान करना बच्चों कि हम यहाँ पे डिजिबिलिटी का एक चेक करेंगे कि 2 से कौन कौन संख्याएं भाग हो जाती हैं और 3 से कौन कौन सी होती हैं, 4 से कौन सी होती हैं। उनकी एक सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ से इन प्रश्नों के बारे में बताएंगे। देखिए अब चेकिंग में क्या क्या ध्यान करना कि कौन कौन संख्या किस किस पे भाग होती हैं, कैसे ध्यान करते हैं बच्चों। 2 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी सब संख्याएं जो है 2 से भाग हो जाती हैं। अब 3 से भाग होने के लिए क्या ज़रूरी है? मान लो मैं यहाँ देखता हूँ 567, तो हमने क्या करना, इन डिजिट्स को सम कर लेना। 5 और 6 11, 11 और 7 18। 18 को ध्यान रखना, 18 3 पे भाग हो जाता है तो 567 3 पे भाग हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ डिजिट्स
अगर 3 पे डिविजिबल है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों कि संख्या 3 से भाग हो सकती है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम संख्या को भाग होना मतलब संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 में हमने क्या ध्यान करना बच्चों कि जो संख्या जिन संख्याओं के अब ध्यान करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी, वैसे तो हम क्या ध्यान रखते हैं जो 2 पे भाग होएगी उसको हम अक्सर ये मान लेते हैं 4 पे भाग होएगी, परंतु ऐसा नहीं है। हम क्या ध्यान करते हैं कि इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या 4 से भाग होती है, अदरवाइज 4 से भाग नहीं होती। मान लो हम यहाँ पे 462 ले लेते हैं देखने में ये 2 से तो भाग हो जाएगी परंतु ये 4 से भाग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एक बार देखो करके दिखा देते हैं हम इसको। 4 एकम 4, 416 और जहाँ जाएगी 0, तो ये 4 से पूरी भाग नहीं होती। ठीक है, क्यों? लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग नहीं होती। बच्चों 5 की डिविजिबिलिटी में हम क्या ध्यान रखते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्याएं 5 से भाग हो जाती हैं। ठीक है, और 6 से भाग में क्या ध्यान रखना, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, 3 से भाग हो जाती हैं, वो सब 6 से भी भाग हो जाती हैं। या आप क्या ध्यान कर लो कि किसी संख्या के इकाई के अंक में, ठीक है, इकाई के अंक में वो इवन नंबर भी होना चाहिए 0, 2, 6, 2, 4, 6, 8 और उनका टोटल जो है वो 3 से भाग हो जाना चाहिए, तब वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। जैसे 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 3 से भाग नहीं होता तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार का जो है हम 7 की बात करते हैं। 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष में से घटा दिया जाए तो घटाने पर 0 या 7 आए। देखो हम टेस्ट करके देखते हैं। मान लो ये 5, 7, 8, 9 है। अब इतनी बड़ी संख्या हम भाग करके पेपर में देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक लिया, इसका दुगना करा, इसमें से घटा दिया, ये 0, 6, 5। इसका दुगना किया, ये 0, इसमें से घटा दिया 56। अब 56 7 के पहाड़े में आ जाता है तो ये 7 से भाग हो जाएगी। इसी तरह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 6, 7, 8, 4, 3, 2। अब ये 7 से भाग होगी या नहीं होगी, इसका दुगना करा 4, इसमें से 4 घटा दिया। हम ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। 9, 9 का दुगना किया 18, इसमें से घटा दिया, 13 में से 8 गए 5 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। 5 का दुगना किया यहाँ पे 10 और 10 में हमारे पास ये आ जाएगा 6, 6, 6। अब 6, 6, 6 में हम 6 का दुगना किया 12। अब कितना घटाया यहाँ 54। अब 54 जो है वो 7 से भाग नहीं होता तो ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। बच्चों ये आपको बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये 7 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है। 7 के बाद हम 8 की अगर बात करें, वैसे तो 8 में क्या होता है कि किसी भी डिजिट्स के लास्ट के 3 अक्षर अगर 8 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से भाग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम 9 की। 9 से विभाजन में क्या ध्यान करते हैं, अगर किसी संख्या में अंकों का जोड़, इस संख्या के अंकों का जोड़ करें, ठीक है, देखिए 6 और 7 13, 13 और 8 21, 30 और 7 37। अगर अंकों का जोड़ 9 से भाग हो सकता है तो संख्या 9 से भाग होगी, अदरवाइज 9 से भाग बच्चों नहीं होती। उसके बाद हम 11 की बात देखिए, यहाँ पे 5, 7, 8, 9, 6, 4, 5 और 8 13, 13 और 6 19। इधर इनको जोड़ो, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 में से 19 घटाया 1 बचा। ये घटाने पर अगर 0 या 11 आ जाए, हम क्या करते हैं, इवन और जो प्लेसेस हैं और ऑड प्लेसेस हैं दोनों को प्लस करके घटा देते हैं। अगर घटाने पे 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 पे भाग हो जाती है, अदरवाइज वो 11 पे भाग नहीं होगी। उसके बाद 13 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 वाली डिवीज़न भी हमें पेपर में ऐसे पूछी जाती है। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दिया जाए और प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो तो संख्या 13 से भाग हो जाती है। जैसे कोई संख्या लेके देखते हैं हम यहाँ पे, अब ये 4 है, अब लास्ट का अंक क्या है, 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौके 16 और शेष में जोड़ दिया, तो हमारे पास देखिए इसका फिर 4 गुना किया, शेष में जोड़ दिया
अब इसका 4 गुना किया, शेष में जोड़ दिया 90। अब 90 का 0 है, 4 गुना किया, शेष में जोड़ दिया 0, 9, 9 है, 9 13 पे भाग नहीं होता, संख्या 13 पे भाग नहीं होगी, संख्या 13 से भाग नहीं होगी। इस प्रकार हम इसकी टेस्ट करते हैं। कोई संख्या उठा सकते हैं आप अपने किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं। इसके क्या करना, आपने 4 से गुना करा, 32 आ गया, 32 को इसमें जोड़ देना है। ये इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको डिविजिबिलिटी के पूछेंगे, बताइए क्या ये संख्या 13 से भाग होती या नहीं होती, तो आपने इनको ध्यान रखना है। इसका फिर 4 से गुना किया, 4 चौका 9 चौका 36, और हमारे पास ये फिर उसी तरह से इसको फिर 4 से गुना किया 20, और इसको फिर 4 से गुना करा 4, इसको जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक हमारे पास लास्ट में इसको फिर 4 से गुना किया 24, 13 का 3 80 लगा 1, और ये 93। अब यह देखिए सॉरी 103, फिर इसको अगर 4 से गुना करेंगे हम, यहाँ पे 12 आ जाएगा और हमारे पास 22 आ गया। 22 13 से भाग नहीं होता, तो दी गई संख्या 13 से भाग नहीं होगी। इस प्रकार हम 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। बच्चों 13 के बाद आता है हमारे पास 17। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए। मान लो कोई संख्या दी हुई है और इसको में क्या करना है, इकाई के अंक को क्या करना है, 5 से गुणा करना है। क्या करना है, 5 से गुणा करके घटा देना, 7 पंजे 35, 35 इसमें से घटा दिया, और फिर इसका क्या करना, 5 से गुणा करा और इसमें से घटा दिया, फिर इसको 5 से गुणा करा और इसमें से घटा दिया, क्या बचा 9। 9 17 से भाग नहीं होता, तो संख्या 17 से भाग नहीं होगी। तो बच्चों इस प्रकार हम जो भाग की कंसेप्ट है वो हमने समझे हैं। हम यहाँ पे उसी प्रश्नों को ध्यान कर लेंगे। अब यहाँ पे इन प्रश्नों को आप खुद करेंगे। अगला देखिए, 0 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभी हमने आपको नोट में बताया था 25 होती हैं। अगर आप गिन के देखोगे तो आपको पता लग जाएंगी। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अब पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2 3 5 7 12 और 5 20, सॉरी 12 और 5 17, सॉरी 17 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के आपको प्रश्न पेपर में आएंगे। अगला देखो, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। बच्चों ये हम आपके लिए छोड़ें, ये आपने करना है, आप इनको ध्यान करेंगे। दोबारा देख लो, 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी आपने चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी हैं, 99। अब 99 तो भाग हो जाता है। उसके बाद 98, 98 भी किसी ना किसी भाग हो जाएगा। 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89। इसमें आपने देखना है कि ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। बच्चों ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने भाज्य और अभाज्य आपको भी सिखाया है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब ध्यान रखना है, 101 सबसे छोटी होती है। देखो किस किस से भाग हो सकती है। ये 2 से भाग नहीं होगी, ये 3 से भाग भी नहीं होती, 4 से नहीं होती। देखिए 4 से करनी नहीं है, हमने इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि जो 2 से नहीं होती वो 4 से भी नहीं होगी। अब 101 में क्या ध्यान करेंगे आप, ये 2 से भाग नहीं होती, 3 से नहीं होती, 5 से नहीं होती, 7 से नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद 13 के पहाड़े में ये नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 17 के पहाड़े में नहीं आता। तो 101 जो है हमारी सबसे कि यहाँ पे परम मित्र किसे बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड किसे बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, जिन संख्याओं का योग 10 हो उन्हें परम मित्र बोलते हैं। जैसे 9 का परम मित्र 1, 8 का परम मित्र 2, ठीक है, 7 का परम मित्र 3, 6 का परम मित्र 4, 5 का परम मित्र 5। इनको परम मित्र बेस्ट फ्रेंड बोल देते हैं। आपने मैथ में नहीं सुना होगा, तो इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार वो पेपर में पूछ लेते हैं। अगला आती है बेस संख्याएं। इसी से आधारित होती हैं। जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 हो उन्हें हम बेस संख्याएं, आधार संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसमें उप आधार होती हैं, जैसे 20, 30, 40, 50, ये सब क्या हैं, उप आधार संख्याएं हैं। ठीक है, इनका भी हमने ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों हम क्या ध्यान करते हैं,
किसी भी संख्या में उनके इकाई के अंक में किस प्रकार हम किसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घातांकीय रूपों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। यदि किसी संख्या के आधार में 0, 1, 5 या 6 हो तो उनका इकांक कैसे निकालते हैं। आप क्या ध्यान करेंगे, जैसे हम 50 है, 50 की पावर हम कुछ भी लिख लें, 5, 7, 8, 9 कुछ भी लिख लें, इसमें जब भी हम आंसर आएगा उसका इकाई के अंक में 0 आएगा। इसी तरह हमने क्या बताया, इकाई के अंक में 0, 1, 5 या 6 हो उनका इकाई का अंक हमेशा अपरिवर्तित रहता है। मान लो यहाँ पे आपको बोलता है 61, 61 की पावर 8, जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अब 6 है, अब 6 में अगर कोई संख्या ले लो, 76 ले लो, 76 की पावर आप 8 ले लो, इकाई का अंक इसका हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 है, ये आपने भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बोल देगा इसका बताइए इस संख्या के आंसर में इकाई का अंक क्या आएगा, 5। तो आपने क्या ध्यान रखना, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उनकी कितनी भी पावर कर ली जाए, 50, 100, 1000 कुछ भी लिखा जाए यहाँ पे, उनका आंसर हमारे पास अपरिवर्तित रहता है। आपको एक बार प्रश्न लिख के दिखाता हूँ। एक आपको जो कैसे पूछा जाएगा कि सपोज कीजिए आप लिखेंगे 6, 7, 8, 5 की पावर बहुत लंबी सी दे देता है आपको, 5, 4, 3, 2, 6। बताइए इसके इकाई के अंक में क्या होगा, क्योंकि यहाँ 5 है तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई के अंक में क्या आएगा इसके, 5। यहाँ पे कुछ भी लिखा जाए, 6, 7, 6 और ऊपर पावर कुछ भी लिख दें, 2, 3, 4, 5, तो इसके इकाई के अंक में 6 आएगा। जिनके 0 होगी तो उनके इकाई के अंक में क्या बताया हमने, पावर के बाद 0 आएगा, और जिनमें 1 होगा इकाई के अंक में, पावर कुछ भी दे दे आपको वो, उनकी हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। आपने बच्चों इनको भूलना नहीं है, ये पक्का पेपर में आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। ये हमेशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपरों में जो पूछे जाते हैं ये प्रश्न जरूर आते हैं, बैंक के पेपर में भी इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। अगला देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर सम और विषम, अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखिए कैसे बोला, आप क्या ध्यान करेंगे कि अगर कोई मान लो संख्या दे रखी इकाई के अंक में 9, जैसे 7, 9 और पावर है हमारे पास 5, 4। अब 54 क्या है, ये सम है, 54 क्या है, सम है, तो इसका जो इकाई का अंक है वो 1 आएगा। ठीक है, और अगर विषम होगी, मान लो यहाँ पे हम इसको 53 दे देते हैं तो इसका इकाई का अंक 9 आएगा। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए, अगर देखो 9 को 2 बार गुना करेंगे 81 आएगा, और अगर 9 को 3 बार गुना करेंगे तो वो 972 आएगा। अब यहाँ क्या मतलब हुआ, यानी कि 9 की पावर 2 81, सम पे 1 आया, और 9 की पावर 3 ये विषम है, विषम पे हमारे पास 729 9 आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको एक बना कर दिखाता हूँ मैं आपको। आपने क्या ध्यान करना है, जैसे आपको यहाँ दे देंगे आपको 7, 8, 4, 9, और इसको पावर में लिखता हूँ मैं, बड़ी संख्या है, इसको ऐसे छोड़ के कोई छोटी में संख्या ले लेता हूँ, 5, 6, 9, और पावर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 7, 8, 4, 5, 9। वो बताया इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, क्योंकि आपने क्या ध्यान करना है, 9 विषम है, ठीक है, तो इसके इकाई के अंक में हमेशा 9 आएगा। अगर यहाँ पे वो मान लो आपको पावर दे देता है 5, 6, 9 और पावर दे देता है 7, 8, 4, 4। अब इकाई इसका ये क्या है, पावर जो है इसकी सम है, जब पावर सम होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1। पावर सम होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1। हमने आपको यहाँ पे ये पेपर बैंकों में बड़े प्रश्न आते हैं, ये आप देखोगे पीओ वगैरह के जो पेपर होते हैं उनमें काफ़ी बार ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, संख्या के आधार में इकाई का अंक 2 हो तो उसकी घात को 4 से भाग देकर उसको व्यक्त करते हैं, कैसे। अब जैसे यहाँ पे हम क्या ध्यान करेंगे, 2 की पावर 4 दिया हुआ है हमें, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, उसको हम इकाई का अंक क्या आएगा, 6। हमें क्वेश्चन कैसे देगा वो, 2 की पावर मान लो हमें दे दिया उसने 45, बताइए इसके इकाई के अंक में क्या आएगा। तो हमने क्या करना, 2 की पावर 4 को इसमें चेंज करना है, 4 से इसको हम भाग कर लेंगे। देखो 4 से भाग करेंगे 45 को, क्या आएगा, 11, क्या आएगा, 11। तो एक तो 11 आ गया,
11 चौक 44 और 1 बच गया 2 की पावर 1। ठीक है, अब 2 की पावर जो हमारे पास 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, इसके इकाई के अंक में 6 आएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, इसके इकाई के अंक में क्या आएगा 6। और हमने अभी आपको अभी इससे पहले में क्या बताया, जिसके इकाई के अंक में 6 होगा उसकी पावर कुछ भी हो उसका आंसर इकाई का 6 ही आएगा। और ये 2, 6 दूनी 12, इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। इस प्रकार हमें कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी जा सकती है और उस बड़ी से बड़ी संख्या का हम इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे दोबारा एक बार ध्यान करते हैं कि हमने क्या बताया, यहाँ पे 2 की पावर की हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, और 2 की पावर में हम क्या ध्यान करेंगे, अब कोई भी क्वेश्चन और भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे मान लो हमें 2 की पावर 456 दिया है, हम सबसे पहले इसको 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे और 4 से इसको उसी तरह भाग करना, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब ये पूरा पूरा भाग हो गया तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6, इकाई का अंक क्या आएगा इसका 6। तो इसी प्रकार हमने और भी देखने हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि किसी संख्या का आधार की संख्या में इकाई का अंक 4 या 8 हो। अब देखो कैसे, अगर 4 होगा, 4 को 4, इसको फिर हम 4 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। अब 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 चौके 16, 16 ये 256, यानी कि इकाई के अंक में क्या आएगा 6। और हमने अभी क्या सीखा है, जिनके इकाई के अंक में 6 होगा उसकी पावर कुछ भी आए वो हमारे पास 6 ही आंसर आता है। ठीक है, क्या आएगा उसका आंसर हमारे पास 6 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या ध्यान करेंगे, अगर 8 है और 8 की पावर 4 उसी तरह गुना करना है, ये ध्यान रखेंगे, 8 8 64 और 8 8 64 फिर वही 4 चौके 16, ये 6 आएगा। यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 या 8 है तो उसको हम 4 की पावर 4 या 8 की पावर 4 एक इसमें चेंज करके और फिर आंसर निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक सम करके दिखाता हूँ। देखिए मान लो यहाँ में दिया 54 और वो 54 कहता है 54 की पावर 56 ले लेते हैं। ठीक है, अब 56 को हमने क्या करना, 54 की पावर को हमने 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक पावर 4, 4 से इसको करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा आप देखेंगे, 14 चौके 56, 14 चौके 56, यानी कि 4 की पावर तो 4 आपके पास यहाँ आ गया और बाहर 14 हो गया, 4 की पावर 4 6 होगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना 4 की पावर 256 होता है, इकाई का अंक क्या है 6, हम केवल इकाई का अंक की चर्चा करते हैं, ध्यान रखना है आपने। और ये हमने क्या बताया था, अगर 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 आएगा, तो यानी कि 54 की पावर अगर 56 है तो इसका इकाई का अंक हमारे पास 6 होगा। इसी तरह 8 भी देख सकते हैं, मान लो हमने दिया है यहाँ पे 8 और 8 की पावर दे दिया हमें 5 7 3 दे देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 8 की पावर 4 में, 4 से भाग कर है इसको, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 तिये 12, एक बच गया, एक को हमने अलग लिख लिया, 8 की पावर 1 अलग लिख लिया। तब ये ध्यान रखना 8 की पावर 4 6 होती है, 6 का तो मैं क्या बताया था आपको 6 ही आएगा। ठीक, 6 8 48 और इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 8, इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 8। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे कंपटीशन टेस्ट में पूछे जाते हैं बच्चों। अगला देखो 3 वाला देखते हैं हम, अगर 3 की पावर 4 होगा तो क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना हो गया 9 नम नम 81, एक आ जाएगा। और 7 की पावर 4 कितना होगा, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 49 को 49 से गुणा करेंगे, नम नम 81, वहाँ पे भी हमारे पास एक आएगा। अगर ये इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, मान लो 53 दिया हुआ है, अगर इकाई का अंक हमारे पास 3 है तो उसको भी हमने पावर 4 में कन्वर्ट कर लेना है। और यहाँ मान लो दे दिया हमें 5 7 8, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इकाई का अंक क्या है 3, 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना, 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 18 बना और 4 चौके फिर 16 बच गए 2। अब 2 3 की पावर 2 अलग कर लिया। अब 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 1, 1 की पावर 144 होगी, वो तो एक ही आएगा। और 3 की पावर 2 कितना हो गया, वो 9, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या होगा बच्चों 9। इस प्रकार हम किसी भी संख्या में इकाई का अंक निकालना सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया है।
ये पेपर पीओ के पेपरों में, बैंक के जो पेपर होते हैं पीओ के, उसमें, रेलवे में, ये सब जगह इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब योग पर आधारित जो है वो प्रश्न हैंगे। अभी क्या ध्यान करना, योग पर आधारित नियम क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, ये ध्यान रखना है। n इंटू एन प्लस 1/2। आपको कैसे पूछा जाएगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है। आपको 70 से मान लो 100 तक की संख्याओं का योग पूछ लेंगे। अब आपको तो प्रथम प्राकृतिक संख्या, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है ना, इसमें से हम 1 से 70 तक की संख्याओं को घटा देते हैं। इस तरह करके हम इनके क्वेश्चनों को हल करते हैं। 100 गुना 101/2 माइनस 70 गुना 71/2, यहाँ 35 आएगा, ये 50 आएगा। इन दोनों को हल करेंगे घटा के, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये चाहेंगे कि हमें क्वेश्चन दिए जाएं तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ। एक बार इन क्वेश्चनों को भी हम ध्यान कर लेते हैं। बच्चों, मैं इस वीडियो के अंत में आपको जो प्रश्न दूंगा उन प्रश्नों को आपने हल करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं अभी यहाँ बेसिक चीज़ें पूरी करा देता हूँ आपको। अगला देखो, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग वो क्या होता है, n+1। कितना होता है वो, n+1। ये n इंटू n+1 होता है। यहाँ पे n लिखना रह गया, ये n इंटू n+1। अगर आपको सम संख्याओं का योग पूछे, आपको बोले 2, 4, 6, 8 ऐसे पूछा जाए तो आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना होता है। मैं आपको अंत में फिर कह रहा हूँ प्रश्न दूंगा इसमें, वो आपने हल करने हैं। 1 से n तक की सम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। ये फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं तो आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आपको बोलेगा मान लो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए, तो आपने क्या लिखना है, 100/2 और 100/2 जमा 1। बस हल कर लेना है इसको, 50 गुना 51। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, 5 और ये 25। इस प्रकार के ये प्रश्न हमारे पास पेपर में आते हैं। अगला पूछा जाए, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग वो n² होता है। ठीक है, क्या होता है उसका फार्मूला, n²। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसके लिए हमने क्या निकालना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1। कैसे पूछेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग क्या होगा। तो हमने यहाँ पे n की जगह 100 पुट करके इनके आंसर निकाल देने हैं। उसके बाद देखिए, हम आपको फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार के देखिए बच्चों, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 13 से बड़ी नहीं है। तो आपने क्या करना, जो 13 से बड़ी संख्याएं नहीं हैं उनको लिख लेना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इनको जोड़ना और उसका आंसर आपने बताना है। अगले में देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। आपने क्या करना, अंकों का योग करना। अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाएगा तो संख्या 9 से भाग हो जाती है। तो इस प्रकार आपने इन प्रश्नों को हल करना है। तीसरे में, भाज्य किससे भाग होगी। सबसे पहले आप देखो इसके अंत में 3 है, तो ये 4 से तो भाग हो ही नहीं सकती। तो आपने क्या करना, अंकों का योग करके देख लेना। अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है या 9 से भाग हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये 11 से भाग होगी। अंडरस्टूड है, 3 और 9 इकट्ठे आपके भाग नहीं हो सकते, तो इसका आंसर 11 आएगा। अगले में देखेंगे, ये कहता है कि संख्या 500 को रोमन में कैसे लिखते हैं। बच्चों, आपको हमने बताया था 50 को क्या लिखते हैं, L, 100 को क्या लिखते हैं, C, और 500 को क्या लिखते हैं, D, और 1000 को क्या लिखते हैं बच्चों, M। 1000 को क्या लिखते हैं, M। यहाँ आपने क्या ध्यान करना कि अगर किसी अंक के ऊपर लाइन लगी हो उसका मतलब होता है 1000 गुणा, जैसे यहाँ L के ऊपर है तो 50 गुणा 1000। ये आपने ध्यान करना। इस प्रकार के जो संख्याएं हैं उनका भी पेपर में पूछा जाना संभव है। अगले में देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि रोमन संख्या m में किस संख्या का बोध होता है। खुद करेंगे। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं।
यहाँ हमने क्या करना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी, दोनों को घटाना, आंसर आ जाएगा। अगले में देखेंगे 1 से 100 के बीच की 15 से भाग होने वाली संख्याएं। आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे 15 का पहाड़ा लिख लेना है, जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इस तरह करके आप लास्ट में क्या लिखोगे। सारे लिखने के बाद आपने ये जो संख्या है ये कहाँ तक जानी है, 105 तक जाएगी। जैसे 15 सत्ता 105 होते हैं, परंतु हमने 100 तक की लेनी है, तो क्या होगा, 15 चिक्के 90, यानी कि हमारा क्या होगा, 6 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15 सिक्के 90 होते हैं, 90 100 से कम होता है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6। अगले में देखेंगे, संख्या दी हुई है, निम्न में से किससे भाग हो सकती है, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। संख्या 799 कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये 2 से भाग हो जाए। 799 विषम है, इसको सम बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे, तो 1 सम बनाएंगे तो ये 2 से भाग हो जाएगी। तो 799 में अगर हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 800, 802 से वो भाग हो जाती है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1। क्या आंसर आ गया हमारा, 1। आपने सी को ऑप्शन को टिक कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगले में देखेंगे प्रश्न नंबर 10 में 70 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, खुद करना है, इसकी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में इन प्रश्नों को कर पाओगे। अगले में देखो, 1 से 100 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप क्या ध्यान करेंगे, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 9, और 10 से 99 तक कितने अंक होते हैं, 90, और 90 अंक लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत होती है, 180 हो गया, और 100 को लिखने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता होती है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 जमा 180 जमा 3, और इकट्ठा करेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, 192। 192 हमारा सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। अगले में देखो, 9 से भाज्य होगी तो हमने क्या करना, अंकों का योग करना है। अंकों का योग कैसे करेंगे हम, जैसे 4 है, 4 में 3 जोड़ना, 3 में 8 जोड़ना और 6 जोड़ना, ठीक है। अगर इसका टोटल 9 से भाग हो जाएगा तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, तो हम करेंगे क्या, जैसे 4 जमा 3 जमा 8 और जमा 6, कितना आया ये, 6 और 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21। 21 के बाद हमने ये देखना है कि 9 के पहाड़े में क्या आता है। अब जैसे 9 तिया 27 होता है, तो हमने 27 में से 21 घटा देना है, 27 में से 21 घटा देना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 6, और हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों, हमारा डी। इस प्रकार कोई सी भी भाज्य तंत्र का पूछ सकता है वो। नेक्स्ट में देखो, 11 से भाज्य हो तो x की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या करेंगे हम, जो विषम स्थानों पे है उनको अलग जोड़ेंगे और जो सम स्थानों पे है उनको अलग जोड़ेंगे। दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये प्रश्न बच्चों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। हमने जहाँ भाग की संकल्पनाएं बताई थी वहाँ इस प्रश्न को हमने, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करके दिखाया था। इस प्रकार का प्रश्न आपने खुद करना है। नेक्स्ट में देखिए, 3 से भाग करने के लिए क्या करना, उसी तरह अंकों का जोड़ करना। अंकों का जोड़ कैसे करेंगे, जैसे 5 जमा 1 जमा 7 जमा 2 जमा 4, इन सबको जोड़ के क्या नजर आ रहा है आपको, 13, 14, 15 और 4 19। 3 के पहाड़े में 19 से अगली संख्या क्या होती है, जैसे 9 तिये 3 नमा 3 सत्ता 21, सॉरी 21 में से क्या करेंगे, 19 घटा देंगे, 2 हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, आंसर बी। अगले में देखो, यदि संख्या दी हुई है 2 से भाज्य हो तो x की वैल्यू क्या होगी। 2 से भाज्य में क्या होता है बच्चों, इकाइकांक देखते हैं, यहाँ तो इकाइकांक 2 है ही है, बीच में चाहे 9 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, तो सभी आंसर सही होंगे। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगले में देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 6 की पावर, 5 की पावर, 1 की पावर, कुछ भी हो इनकी पावर्स चेंज हो नहीं होती, इकाइकांक वही का वही रहता है। तो 1 में 1 रहेगा, 5 के में 5 रहेगा, 6 के में 6 रहेगा। अगर हम सबको गुणा करें क्या हो जाएगा, 5 छिक्का कितना होता है 30, कितना होता है 30, और 30 में इकाइकांक क्या है 0, तो आंसर हमारा क्या होगा 0। इनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमें नहीं होती बच्चों। अगले में देखेंगे, इन्हें बोला है 522 की पावर 173। बच्चों हम ऐसे में क्या करते हैं, इसको 2⁴ में कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2⁴ में हमने 173 को 4 से भाग करना है। अपने मन में करके देखो, 4 चौके 16 और 4 तिये 12,
4 चौके 16 और 4 तिये 12। क्या बच गया? एक को हमने अलग लिख लिया। 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6। तो दो की पावर 6 यानी कि 6 की पावर 43, तो 6 ही हो गया। और ये 2, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 हो गया। अगले में ये खुद करना है आपने। 3 की पावर 4 है, उसी तरह कन्वर्ट करना है आपने। 4 से 17 को भाग करना, जो बचेगा उसको अलग लिखना और अलग लिख के आंसर खुद निकालने का प्रयास करेंगे। इसको आपके लिए छोड़ते हैं हम। अगले में देखो 524 की पावर 372 और 524 की पावर 343। उसी तरह बच्चों आपने 4 की पावर 6 में कन्वर्ट करना है, 4 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है इसको और ख़ुद करना है। नेक्स्ट में देखो इसके इकाई का अंक बताना है, तो आप क्या करेंगे? 4 अट्ठा 32, 32 का 2, 2 एकम 2, और अगले में से फिर 7 से गुना करेंगे 14, 4 आएगा। 4 को फिर हम 3 से गुना करेंगे, 4 तिये 12, 12 में क्या होता है इकाई का अंक? ये आप खुद बता पाओगे। नेक्स्ट इसी तरह का प्रश्न है, ये आपने स्वयं करना है बच्चों। 7 की पावर 4 में कन्वर्ट करके आप इसको हल करना है। 7 की पावर 95 और -3 की पावर 58। इसी तरह ये भी आपने 7 की पावर 4 और 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करके खुद हल करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में इसका हल करना बताया था। इसका भी फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया। 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, वो फार्मूला लगाओ और हल करो इसको। वो फार्मूले आपको याद रखने हैं, तभी आप प्रश्न हल कर पाओगे। अगले में देखो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। यहाँ सीधा फार्मूला लगना है। सम संख्याओं का हमने आपको में बताया हुआ है, वो भी आपने स्वयं करने हैं बच्चों। अगले सारे जितने प्रश्न हमने आपको यहाँ दिए हैं 25, 26, 23, 28, ये प्रश्न सारे उन्हीं सूत्रों पर आधारित हैं जो हमने आपको शुरू में समझाए हैं। तो ये बच्चों इनकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। आपने सूत्र याद रखना और इसके अंदर पुट करना। 26वें में भी इसी प्रकार का है, सम संख्याओं को योग निकालना है। 27वें में भी इसी प्रकार का आपने जो योग है वो निकालना है। 28वें में प्रथम 30 विषम संख्याओं को योग निकालने को कहा गया है, आपने वहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। 29वें में भी इसी प्रकार का फार्मूला लगाना है और आपने इनको हल करना है। बच्चों इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना CET का पेपर आसानी से पास कर सकेंगे। यहाँ पे घनों का वर्ग निकालने को कहा है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आपने अभ्यास करना है, तभी आप पेपर को अच्छे से पास कर पाओगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।